Good morning, students. Today we will discuss our topic distribution of continents and oceans. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्टिनेंट और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है बेटा, जो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं उस पर बेस्ड रहेगा। ये जो थ्योरी है बेटा ये कॉन्टिनेंट और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि पहले जो व्यूज आए थे कि जो हमारा वर्ल्ड है क्या ये इसी शेप में था जैसा आज दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। पहले जो हमारा वर्ल्ड था उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, अगर आप मैप चेक करोगे एंशियंट टाइम का तो आप देखोगे कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो आपस में अटैच थे। लेकिन जब ये सेपरेट हुए तो उनसे रिलेटेड डिफरेंट व्यूज आए। उन व्यूज में से एक जो अपना व्यूज था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अब्राहम ओर्टिलस नामक एक जियोग्राफर हुआ है। इसने 1596 में सबसे पहले ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में कहा था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद एंटोनियो पेलिग्रिनी जो है ये एक डच मैप मेकर था बेटा। ये एक डच मैप मेकर था। इसने सबसे पहले वर्ल्ड का मैप तैयार किया और इसने ये कहा कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये एंशियंट टाइम में अटैच थे, लेकिन जैसे जैसे जियोग्राफिकल टाइम पीरियड चेंज होता गया वैसे वैसे इनकी पोजीशन जो है वो भी चेंज होती गई। लेकिन इनकी जो रिसर्च थी वो लिमिटेड थी। वो कॉन्टिनेंट्स के शिफ्टिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो फिर ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिली? एल्फ्रेड वेगनर से। बेटा ये जो एल्फ्रेड वेगनर है ये जर्मनी का रहने वाला था। इसने स्टार्टिंग में 1912 में सबसे पहले अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद बहुत सारी कमियां होने के बाद जब बहुत सारे जियोग्राफर ने ऑब्जेक्शन उठाई तो इसने रिवाइज्ड किया अपनी थ्योरी को 1924 में। 1924 में इसने अपनी थ्योरी को रिवाइज्ड कर दिया और जो रिवाइज्ड होने के बाद इसकी थ्योरी आई, आइए अब हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको अलग अलग नेम से जाना जाता था। वो जो लैंड पार्ट था उसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे बेटा। क्या नाम था उसका? पेंजिया। और जो ये पेंजिया लैंड पार्ट था, कॉन्टिनेंट था, इसके सराउंडिंग एक ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। ये पेंजिया था और इस पेंजिया के सराउंडिंग एक ओशियन था, क्योंकि सारे ओशियन इसने बताया अटैच थे और जितने भी लैंड पार्ट्स थे, कॉन्टिनेंट्स थे वो भी अटैच थे। तो जो कॉन्टिनेंट्स थे उनको पेंजिया के नाम से जाना जाता था और जो ओशियन थे उनका नाम था पैंथालासा। अब ये जो ओशियन थे इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई और कॉन्टिनेंट्स जो है उनकी पोजीशन भी चेंज हुई। ये ड्रिफ्ट होते गए, शिफ्ट होते गए और इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अब ये पेंजिया जो है जब ये शिफ्ट होने लगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका जो अपर मोस्ट पार्ट था वो लोरेशिया कहलाया बेटा और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट था वो गोंडवाना कहलाया। इस तरह से ये 2 पार्ट्स में पेंजिया डिवाइड हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना। लोरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आज के दिन जो हैं वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इंक्लूड थे? तो उसमें नॉर्दर्न अमेरिका, एशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये सभी इंक्लूड थे इसमें लोरेशिया में। अगर हम गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना में साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जो है वो इंक्लूड थे। इस तरह से जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला पार्ट जो है वो लोरेशिया कहलाया और नीचे वाला पार्ट जो है वो गोंडवाना कहलाया। अब जो ये लोरेशिया और गोंडवाना थे इनके बीच में एक स्मॉल सी था और उस सी का नाम क्या था बेटा? टेथिस सी।
ये टेथिस सी जो है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में था, और जितने भी लोरेशिया के पार्ट थे उनमें से जो रिवर फ्लो करती थी वो इस टेथिस सी में अपना डिपोजिशन जो है वो डिपॉजिट कर देती थी। बाद में इंडोजेनिक फोर्सेस ने वर्क किया और जो सेडिमेंट्स था वो अपलिफ्ट होता चला गया। जब ये सेडिमेंट अपलिफ्ट हुआ तो बहुत सारे माउंटेन्स ऑर्गेनाइज हुए, और उन माउंटेन्स में से एक न्यू फोल्डिंग माउंटेन इंडिया में है जिसका नाम है हिमालय। इसी तरह नॉर्दर्न अमेरिका का रॉकीज, साउदर्न अमेरिका का एंडीज, बहुत सारे ओशियन ऐसे थे, माउंटेन ऐसे थे जो इन कॉन्टिनेंट्स पार्ट्स के शिफ्ट होने के कारण से बने, जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से फॉर्म्ड हुए, इसीलिए ये सब फोल्डिंग माउंटेन्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पैंथालासा की, तो ये जो पैंथालासा था ये ओशियनिक पार्ट था, और इस ओशियन में आप लोगों को पता है एटलांटिक ओशियन जो मेजर ओशियन है, जो टू कॉन्टिनेंटल पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये कह सकते हैं हम नॉर्दर्न अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट, यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट, साउदर्न अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, इनके बीच में जो ओशियन है वो किस नाम से जाना जाता है? एटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। तो वो एटलांटिक ओशियन जो है पैंथालासा का ही एक पार्ट था। जब नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका वेस्टवर्ड साइड में मूव कर गए, शिफ्ट हो गए, और जो इंडिया है वो नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हुआ, और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना लैंड है वो साउदर्न पार्ट में, साउदर्न साइड में जब शिफ्ट हुआ तो उनके बीच में बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे ओशियन जो है वो अपनी पोजीशन को सेटअप कर गए। तो अगर हम बात करें कि ये जो फॉर्मेशन है ये क्या एक टाइम पीरियड में हुई? नहीं बेटा, इसको बनने में काफी लंबा टाइम लगा। कार्बोनिफेरस एज से ये जो है टाइम पीरियड हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो उस टाइम से ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये फॉर्मेशन लगातार चलती रही जब तक उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप ना ले लिया। अब इसके बाद इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एल्फ्रेड वेगनर को बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़े, और उन एविडेंसेस के बारे में अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो अपना एविडेंस था वो था जिग्सा फिट। अब ये जिग्सा फिट नाम से ही पता लग रहा है, फिट मतलब सेटअप हो जाना, जिग्सा मतलब जिगजैग शेप में। अब हमारे जो भी कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रेट नहीं है बेटा, वो जिग्सा शेप में है, और वो फिट हो गई थी। कहां पर फिट हो गई थी? उसी थ्योरी को बुलार्ड ने 1964 में कंप्यूटर से मैपिंग के थ्रू लोगों के सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि एल्फ्रेड वेगनर जो बता रहे हैं वो रियलिटी में सही है। मैचिंग बुलार्ड ने की थी, लेकिन जो थ्योरी है वो एल्फ्रेड वेगनर ने ही दी थी। वेगनर ने बताया कि जो अपना साउदर्न अमेरिका का, ब्राजील का अपलिफ्टेड पार्ट है वो साउथ अफ्रीका में घाना कोस्ट के साथ अटैच हो जाता है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को देखें तो वो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट के साथ अटैच हो जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो बे ऑफ बंगाल में फिट हो जाता है, और एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो पेनिनसुला इंडिया, साउदर्न अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के साथ अटैच हो जाता है। मींस ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में अटैच्ड थे। इसी थ्योरी को क्या नाम दिया गया बेटा? जिग्सा फिट का नाम दिया गया। यानी कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो है किसी ना किसी पार्ट में अगर उनकी कंप्यूटराइज्ड मैपिंग की जाए तो वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एविडेंस के विपक्ष में भी बात कही गई, यानी कि अपोज किया गया। क्या अपोज था वो? कि जब इनको मैच किया जाता है तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस रह जाता है, यानी कि कितना, लगभग 15 डिग्री का डिफरेंस रह जाता है, वो मैचिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। और इसको प्रूव करने के लिए वेगनर ने ये बताया कि ओशियनिक अगर फ्लोर की बात करें तो 1000 फैथम के अंदर जाने पर, ओशियनिक फ्लोर में 1000 फैथम डिस्टेंस को मापने की एक यूनिट होती है बेटा। फैथम जो है ओशियनिक डेप्थ को मापते हैं, ओशियनिक डेप्थ को मेजर करने की एक यूनिट है फैथम। ये जो फैथम है, वन फैथम जो है वो कितने के इक्वल होता है बेटा? लगभग 1.8 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये 1.8 मीटर के इक्वल होता है। तो इस फैथम के द्वारा उसने बताया कि अगर हम ओशियन में भी इनकी मैचिंग देखें तो वो लगभग सिमिलर है, यानी कि उनमें सिमिट्री पाई जाती है इनमें कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी अटैच रहे होंगे।
उसके बाद सेकंड एविडेंस कलेक्ट किया गया वो था फोसिल से रिलेटेड। अब ये फोसिल्स क्या होते हैं? डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज फोसिल्स। तो सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके एविडेंस कलेक्ट किए गए। तो ये देखा गया कि ग्लास्टोपैरिस नामक एक प्लांट है और मेसोसोरस और लिस्टोसोरस नामक एनिमल्स थे जो कहां पर मिले बेटा? ब्राजील में मिले और वही साउथ अफ्रीका में भी मिले बेटा, एंटार्क्टिका में भी मिले और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी मिले। इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, ये कॉन्टिनेंट्स जो है पहले अटैच रहे होंगे, तभी सिमिलर प्लांट और एनिमल जो है वो वहां पर पाए जाते हैं। तो फोसिल्स के थ्रू भी ये प्रूव कर दिया गया कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है पहले अटैच थे। उसके बाद हम बात करते हैं जियोलॉजिकल मैचिंग की। जियोलॉजिकल मैचिंग जब की गई तो मैंने बताया जो ये डिफरेंस था, इससे रिलेटेड जो बात उठी थी उसको प्रूव कर दिया गया कि अगर हम ओशियनिक फ्लोर को स्टडी करें तो उससे भी ये पता लगता है कि उस फ्लोर को जब अटैच किया जाएगा तो एंटार्क्टिका कहीं ना कहीं इनसे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका से अटैच हो जाता है। इसका मतलब जियोलॉजिकल मैचिंग जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस कलेक्ट किया गया वो हमारा था गोल्ड डिपोजिशन। अब अफ्रीका में बेटा गोल्ड डिपोजिशन मिले और सिमिलर गोल्ड डिपोजिशन जो है वो कहां पर मिले? एंटार्क्टिका में मिले और अफ्रीका के घना कोस्ट पर मिले। अब अफ्रीका के घना कोस्ट पर जो रॉक हैं उनमें जो गोल्ड डिपोजिशन है वो तो इन्हीं रॉक से बने हैं, वो गोल्ड डिपोजिशन तो जो सुटेबल कंडीशन की होती है। लेकिन अगर हम बात करें साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील की बात करें, ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के साओ पालो से जो गोल्ड डिपोजिशन मिले हैं उनमें सिमिलर रॉक्स मिली है, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। अफ्रीका में क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हॉट है, लेकिन ब्राजील में अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो वो टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सिमिलर रॉक्स का पाया जाना कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन पैदा करता था कि ये सेपरेट नहीं हो सकते, यानी कि एंशिएंट टाइम में जो ब्राजील का कोस्ट है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के घना कोस्ट के साथ अटैच रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट एविडेंस कलेक्ट किया गया क्लाइमेटिक कंडीशन का। क्लाइमेटिक यूनिटी देखने को मिलती है बेटा। अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में कोल्ड डिपोजिशन पाए गए हैं और सिमिलर कोल्ड डिपोजिशन इंडिया के गोंडवाना कोल बेल्ट में पाए गए हैं। अब इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम देखें तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन एंटार्क्टिका जो है वो पोलर रीजन में आता है। अब पोलर रीजन में कोल्ड डिपोजिशन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल को बनने के लिए बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और एंटार्क्टिका में अगर आइस बर्ग एरिया होते हुए वहां पर कोल के डिपोजिशन मिले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में कभी ना कभी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन रही होगी, यानी कि वो कभी ना कभी पेनिनसुला इंडिया के साथ अटैच रहा होगा। तो इस तरह से जो ये क्लाइमेटिक यूनिटी है वो भी ये प्रूव करती है कि ये कॉन्टिनेंट अटैच थे। उसके बाद नेक्स्ट एविडेंस कलेक्ट किया गया कोरल्स से रिलेटेड। अब ये कोरल्स जो हैं आपको पता है ओशियनिक रीजन में मिलते हैं, और इन कोरल्स की अगर बात करें तो ये कोरल्स बेटा 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं, और इनके लिए बनने के लिए अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अब 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात लेते हैं तो साउथ अमेरिका में इस तरह के कोल्ड डिपोजिशन का पाया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है हमेशा कम रहता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना होने के बावजूद भी वहां पर इस तरह के कोरल्स का पाया जाना ये प्रूव करता है कि वहां पर ये जो साउथ अमेरिका है कभी ना कभी अटैच रहा होगा अफ्रीका के साथ, जिसके कारण से वहां पर ये कोरल्स के डिपोजिशन मिले हैं, यानी कि ये परवाल जो है पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट एविडेंस जो था पोलर वार्मिंग फोर्स से रिलेटेड था। अब ये वैगनर ने ये बताया कि 2 फोर्सेस हैं जो वर्क करते हैं। अब वो 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट जो फोर्स था वो था अपना, वैगनर ने जो बताया, एक तो पोलर फीलिंग फोर्स है और दूसरा है टाइडल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के कारण, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के कारण जो है कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन चेंज हो गई होगी।
पोलर फीलिंग फोर्स के कारण क्या होता है बेटा, पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को, इसी के कारण से जो मोस्टली कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल ने अपनी तरफ कॉन्टिनेंट्स को अट्रैक्ट किया होगा। वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी वर्क किया होगा, जिसके कारण से कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें, टाइडल फोर्स की, तो सन और मून में बार बार जो टाइड्स आते हैं ओशियन में, सन और मून की ग्रेविटी के कारण से ये टाइड्स आते रहते हैं, और इन टाइड्स के आने के कारण से कुछ ओशियन ने अपनी तरफ कॉन्टिनेंट्स को अट्रैक्ट कर लिया होगा। जैसे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होने का एक कारण टाइडल फोर्स भी हो सकता है। तो इस तरह से वेगनर ने बताया कि जो फोर्स हैं उनके कारण से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने बड़े लैंड पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए उसके कंपैरिजन में ये बाकी जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं अधिक ताकतवर लगते हैं। तो वेगनर महोदय की जो ये थ्योरी है जिसमें ये कहा गया कि कॉन्टिनेंट्स की जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है, पहले वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में अटैच थे, बाद में ये सेपरेट हो गए, उसके लिए जो एविडेंस कलेक्ट किए वो कहीं ना कहीं वेगनर की थ्योरी को सही दिशा दिखाते हैं। बेटा आज का लेसन यही, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।